जब टूटने लगे हौसले, जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं खीमराज स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, हम जो साइंस की बेस्ट 5000 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे, उसमें ये हमारा पार्ट नंबर 13 वीडियो है। 12 वीडियो ऑलरेडी हमने डाल दिए हैं, उनको आपने नहीं देखा है तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। और आज हम देखने वाले हैं हमारी जो प्रीवियस ईयर, जो हमारी जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे, कल के वीडियो हम देख रहे थे पदार्थ के गुण, तो आज हम देखेंगे उत्प्लवन बल क्या होता है, आर्किमिडीज की थ्योरी क्या होती है, उसके बाद में हम देखेंगे आपकी डेंसिटी क्या होती है, फिर हम देखेंगे सरफेस टेंशन, है ना, इसके बारे में देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं उत्प्लावन बल के ऊपर। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा देखा कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लासेस शुरू की गई हैं। मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया होगा। चलिए तो बात करते हैं पहले उत्प्लावन बल के ऊपर। उत्प्लावन बल होता क्या है, तो देखिए, जब हम किसी वस्तु को पानी के अंदर डालते हैं या द्रव के अंदर डालते हैं ना, तो एक बल होता है जो उस वस्तु को ऊपर की ओर धक्का लगाता है। ठीक है, उस बल को हम बोलते हैं उत्प्लावन बल। और ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं उत्प्लावकता। ठीक है, तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं उत्प्लावकता यानी कि बुओयंसी की। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा है कि किसी द्रव का वह गुण यानी कि किसी लिक्विड की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण जब उसको लिक्विड के अंदर रखा जाता है तो उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है। तो यह जो फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं उत्प्लावन बल। और ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो गुण होता है, उसे हम बोलते हैं उत्प्लावकता। यानी कि उत्प्लावकता यानी कि बुओयंसी आपका वह प्रॉपर्टी होता है किसी भी आपके लिक्विड का जिसके कारण उस पर एक फोर्स लगता है जब किसी वस्तु को किसी लिक्विड के अंदर, किसी द्रव के अंदर रखा जाता है, तो एक बल लगता है जो उस वस्तु को ऊपर की ओर धकेलने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब किसी वस्तु को पानी के अंदर डालते हैं, ऑब्जेक्ट को हम पानी के अंदर लिक्विड के अंदर डालते हैं, तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। कौन कौन से? एक जो बल होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल। और दूसरा जो बल उसके ऊपर लगता है वो आपका लगता है उत्प्लावन बल यानी कि बुओयंट फोर्स। अब देखिए ये जो दो बल होते हैं आपके एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्यों? देखिए आपका जो ग्रेविटी होता है ना, मान लीजिए ये आपका कोई लिक्विड, ये आपका कोई पात्र है, ठीक है, और इसके अंदर हमने लिक्विड भर रखा है, इसे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर डाल दिया है। तो होता क्या है, यहां पर देखिए, मान लीजिए इसको हमने ऐसे भर रखा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर जो ग्रेविटी होगी वो तो नीचे की ओर लगेगी, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो तो नीचे की ओर लगेगा, लेकिन जो आपका उत्प्लावन बल है वो ऊपर की ओर लगेगा। इसलिए आपके जो दोनों बल होते हैं ना, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई वस्तु आपके पानी के अंदर डूबती कब है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए ये दोनों बल होते हैं ना, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इससे आपके जो क्वेश्चंस हैं इनका हम आंसर दे सकते हैं। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं, यहां पर जो ग्रेविटी के कारण जो आपका बल लगता है ना, उसका मापन हम भार के द्वारा करते हैं। यानी कि हम जो ग्रेविटी के द्वारा जो आपका फोर्स लगता है ना, उसको हम भार के द्वारा मापते हैं, क्योंकि भार होता है W बराबर mg। ठीक है, तो इसके कारण जो फोर्स लगता है उसे हम आपका W से यानी कि भार से मापते हैं। तो अगर किसी वस्तु का जो भार है, ठीक है, अगर किसी वस्तु का वेट या किसी वस्तु का भार जो है, अगर उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल से ज्यादा है, उसको आप आसानी समझने की कोशिश कीजिए। उत्प्लावन बल क्या करता है, ऊपर की ओर वस्तुओं को खींचता है, ठीक है, और ग्रेविटी नीचे की ओर, है ना। तो मान लीजिए हमने ये वस्तु है, इसको पानी के अंदर डाल रखा है, इस पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लग रहा है, नीचे की ओर ग्रेविटी। अगर भार का मान ज्यादा है, भार का मतलब ग्रेविटी, ठीक है, यदि भार का मान ज्यादा है, ग्रेविटी का मान ज्यादा है, किससे? उत्प्लावन बल से, तो बताओ वस्तु डूबेगी या तैरेगी? सीधी सी बात है, अगर उस पर ग्रेविटी का मान ज्यादा है उत्प्लावन बल से, तो सीधी सी बात है वस्तु क्या होगी, पानी में डूबेगी। ठीक है, पहला आपका डाउट क्लियर। दूसरा, अगर आपका जो ग्रेविटी है और उत्प्लावन बल दोनों आपके इक्वल है, यानी कि वेट और आपका जो उत्प्लावन बल है दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो उस स्थिति में वस्तु क्या होगी, आपके पानी में ना तो नीचे डूबेगी बिल्कुल, ना ऊपर तैरेगी। मतलब आपके पानी में रहकर वो तैरेगी, मतलब पानी के अंदर रहेगी, मतलब
लिक्विड के अंदर रहेगी, लेकिन वो क्या रहेगी, तैरती रहेगी। मतलब हम बोल सकते हैं डूबेगी लेकिन वो तैरती रहेगी, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सरफेस में नीचे आ जाए, और इसका मतलब ये नहीं ऊपर तैरते रहे। मतलब बीच में आपकी जो वस्तु है वो यहाँ पर तैरती रहेगी, लेकिन वो बिल्कुल ऊपर भी नहीं आएगी और नीचे पैने में भी नहीं जाएगी। थर्ड स्थिति, जब आपका जो भार है मतलब ग्रेविटी है उसका मान उत्प्लावन बल से क्या है, कम है। तो सीधी सी बात है, अगर ग्रेविटी का मान कम है और उत्प्लावन बल ज्यादा लग रहा है तो सीधी सी बात है उत्प्लावन बल वस्तु को ऊपर की ओर धकेलेगा, इस वजह से आपकी जो वस्तुएं हैं वो यहां पर तैरेंगी। तो ये जो प्रश्न है बड़े ही इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये तीनों बातें आपको बताइए, यहां से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि आपकी कोई वस्तु होती है वो कब तैरती है और कब डूबती है। ये तो आपकी बात होगी उत्प्लावन बल के आधार पर, लेकिन यहां पर आपकी जो कोई वस्तु है उसको हम डूबने और तैरने का जो अंदाज है वो हम डेंसिटी से भी समझ सकते हैं, घनत्व के आधार पर भी समझ सकते हैं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देखो अगर कोई वस्तु है ना, देखो दो चीज है, हम एक तो द्रव के अंदर डालेंगे, मतलब लिक्विड है वो है, लिक्विड के अंदर हम ऑब्जेक्ट को डालेंगे, वस्तु को डालेंगे। तो दो ही चीज है, एक तो आपका द्रव है, एक आपका वस्तु है। अब देखो यदि द्रव का घनत्व है ना, यदि द्रव का घनत्व जो है वस्तु के घनत्व से ज्यादा है तो वस्तु कभी भी नहीं आपके तैरेगी। लेकिन अगर द्रव का घनत्व है वो वस्तु से कम है ना, मतलब आपका देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो हल्का होता है ना वो आपके ऊपर तैरता है। क्या ध्यान रखना है, जो हल्का होता है वो तैरता है। हल्के का मतलब जिसका डेंसिटी कम है वो तैरेगा और जिसका डेंसिटी ज्यादा है वो डूब जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यदि वस्तु की डेंसिटी कम है, किससे, पानी से या द्रव से, तो वस्तु तैरेगी, और अगर वस्तु की डेंसिटी, वस्तु का घनत्व ज्यादा है पानी से या द्रव से, वो तो डूब जाएगी। बस इतना से ध्यान रखना है, जो आपके हल्की होती है वो तैरती है, जो भारी होती है वो डूब जाती है। इस वजह से आपने देखा होगा कि जो कील होती है ना, कील वो आपके डूब जाती है, लेकिन अगर सेम भार की, सेम वजन की, अगर हम कोई लकड़ी का गुट्टा लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, लकड़ी का बॉक्स लेते हैं, वो आपके पानी के अंदर नहीं डूबता, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि डेंसिटी यानी कि घनत्व है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हमने देखा है सिर्फ उत्प्लावन बल। अब बात करते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, आर्किमिडीज ने इनके बारे में क्या कहा था। तो देखिए आर्किमिडीज ने एक प्रयोग किया, और उस प्रयोग में क्या किया, उन्होंने आपके जो तुलामापी होता है, स्प्रिंग तुलामापी है ना, मतलब स्प्रिंग से आप किसी को मापते हैं ना, जैसे पहले के जमाने में चलते थे, आजकल तो आपको पता है इलेक्ट्रिक कांटे आ गए हैं। तो पहले क्या होता था, ऐसे स्प्रिंग होती थी और उस स्प्रिंग के आधार पर भी किसी वस्तु में कितना वजन है उसको मापते थे। तो यहां पर आपके आर्किमिडीज ने क्या किया कि एक वस्तु ली और उसका द्रव्यमान माप लिया पहले, ठीक है। हवा में एक वस्तु ली, उसका हवा में आपका द्रव्यमान माप लिया, और उसी वस्तु को पानी के अंदर डाला और पानी के अंदर उसका द्रव्यमान मापा। तो उन्होंने यह पाया कि पानी के अंदर जब किसी वस्तु का द्रव्यमान मापते हैं तो उसके मान में कुछ कमी आती है, और इसे ही बोलते हैं आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज ने यह कहा कि जब हम हवा में उसका, आपका जो किसी वस्तु का ऑब्जेक्ट है, अगर उसका मास यानी कि द्रव्यमान जो मापते हैं, अगर उसी का ऑब्जेक्ट का मास अगर हम पानी में मापते हैं तो पानी में मापा गया जो आपका मान है हमेशा कम प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर पानी जो होता है या द्रव जो होता है वो वस्तुओं के ऊपर की एक बल कार्य करता है, और उस बल को हम बोलते हैं उत्प्लावन बल। ये आपके आर्किमिडीज ने कहा था। आर्किमिडीज ने बस एक प्रयोग किया था, स्प्रिंग तुला में आपके द्रव्यमान को मापा था। तो उन्होंने ये पाया कि हवा जो होती है, हवा में यानी कि जब पानी के अंदर नहीं था आपका ऑब्जेक्ट, उस स्थिति में आपका जो मास था यानी द्रव्यमान था वो ज्यादा प्राप्त हुआ था, लेकिन जब पानी के अंदर उसी वस्तु को डाला तो उसका द्रव्यमान आपके कम प्राप्त हुआ था। तो ये आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। अब आपको ये दो तीन चीजें हमें पर ध्यान रखनी है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कुछ उपयोग होते हैं जिनके प्रश्न आपसे पूछता है, वो आपके सामने मैं यहां पर दिखा देता हूं, देखिए, ठीक है। तो इसको आप अगर नोट करना चाहो नोट कर सकते हैं, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं और फिर मैं आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो आपके कुछ उपयोग है, कुछ एग्जाम्पल है, कुछ एप्लीकेशन है, उनके बारे में बताता हूं। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जो उत्प्लावन बल है उससे आपके कौन कौन से एप्लीकेशन है आपके होते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं।
चलिए, आशा करता हूं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके या कैसे भी। तो चलिए अब हम बात करते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। कुछ उपकरण है, यहां पर क्वेश्चंस पूछ लेता है, प्रश्न पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत का यूज नहीं है। ठीक है, तो चलिए आर्किमिडीज की थ्योरी पर कौन कौन से आपके उपकरण काम करते हैं उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से आपके उपकरण हैं जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो पहला आपका होता है पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में। पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में। पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपेक्षिक घनत्व मतलब आपके ऑब्जेक्ट होते हैं उनका रिलेटिव डेंसिटी ज्ञात करने में। तो पहली बात, डेंसिटी होती क्या है और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी का मतलब होता है कि एकांक आयतन पर आपका जो द्रव्यमान होता है उसे हम बोलते हैं आघनत्व, यानी कि घनत्व होता है वह आपका होता है, घनत्व बराबर आपके होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पहले भी, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, ये डेंसिटी का होता है, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये आपका डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं कि आपका रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। तो आपका किसी भी आपका लिक्विड दे रखा है, यानी कि आपका किसी लिक्विड है, अगर उसका पानी के सापेक्ष अगर हम जो घनत्व निकालते हैं तो वो जो घनत्व होता है उसे हम बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व, यानी कि आपेक्षिक घनत्व जो निकाला जाता है आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, इसके बारे में हालांकि हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको यूजेज बता रहा हूं। तो आपेक्षिक घनत्व अगर हम निकालने की बताएं तो आपेक्षिक घनत्व जो होता है वह आपके होता है कि पानी का घनत्व। ठीक है, पानी का घनत्व बटे द्रव का घनत्व। ठीक है, यानी कि किसी भी द्रव का आप घनत्व निकालना चाहते हैं पानी के सापेक्ष तो उसे हम बोलते हैं आपका क्या, आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए, अब मैं आपको इसका जो पहला उपयोग है वो हो गया कि आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पहला जो उपयोग होता है वह आपके होता है पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में। यहां पर ऑप्शन देके रेलवे आपसे पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता, कौन सा। ठीक है, दूसरा आपका जो आर्किमिडीज सिद्धांत का यूजेज है वो आपके होता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर में। अब आप सोचेंगे हाइड्रोमीटर क्या होता है, तो हाइड्रोमीटर होता है ना वो डेंसिटी मापने का उपकरण होता है, डेंसिटी मापने का इक्विपमेंट होता है, मतलब आपका घनत्व मापने का उपकरण होता है क्या, आपका हाइड्रोमीटर। तो इसका उपयोग भी ये आपके होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आपका ये उपकरण कार्य करता है। इसके अलावा एक आप जानते हैं लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर जो कि आपके दूध की शुद्धता को मापता है। ठीक है, कि भाई दूध में कोई मिलावट तो नहीं है, दूध की मात्रा कितनी है, तो वो आपका जो लैक्टोमीटर होता है वो आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, जी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपके आर्किमिडीज का सिद्धांत का उपयोग ही आपके जहाज, आप जानते होंगे, मान लीजिए आपके जहाज, आपने कभी सोचा है कि जो जहाज होते हैं, नाव जो होती है वो पानी के अंदर डूबती नहीं है। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी होती है, लेकिन मान लीजिए आप उसी आकार का कोई पत्थर डालते हो या आप लोहे की कोई चीज डालते हो तो पानी में डूब जाती है। ऐसा क्यों, तो देखिए आपके आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार वहां पर जो लगने वाला आपका घनत्व है ना उसको कम करने के लिए आपका उनका शेप इस प्रकार से रखा जाता है, मतलब उनकी आकृति इस प्रकार से आपके बनाई जाती है नाव की और आपके जहाज की, ताकि उनका जो आपका आयतन है या भार है वो आपके कम से कम रहे। ठीक है, आपका जो भार है वो कम से कम रहे, और भार जब कम रहेगा तो सीधी सी बात है वो आपकी वस्तु है वो डूबेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि ऊपर ग्रेविटी है, ग्रेविटी का मान बहुत ही कम होगा। तो इसका जो अगला उपयोग है वो होता है आपके नाव व जहाज। ठीक है, यानी कि वाच, आपका याच जो होता है, याच और आपके शिप होते हैं उनकी डिजाइन में, की डिजाइन बनाने में। ठीक है, डिजाइन बनाने में क्यों, क्योंकि जहाज और नाव जो होती हैं उनकी डिजाइन इस प्रकार से बनाई जाती है, आप देखो नीचे से पतले होते हैं ऐसे चौड़े। ठीक है, ताकि आपका जो नाव है और जहाज है पानी में नहीं डूब पाए। ठीक है, तो यह आपके उत्प्लावन बल और आपके आर्किमिडीज का सिद्धांत था। ठीक है, तो उत्प्लावन बल क्या होता है और आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए, अब यहां पर एक चीज और है जिसको बोलते हैं प्लवन का नियम, ये इससे रिलेटेड है जिसको मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, प्लवन का नियम। ठीक है, फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, प्लवन का नियम। ठीक है, प्लवन का नियम, प्लवन्स रूल। ठीक है, लॉ ऑफ प्लवन। तो देखिए यहां पर क्या बोलता है प्लवन का नियम
कि आपका संतुलित अवस्था में, ठीक है, जो प्लवन होता है, प्लवन ने ये बोला था कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर आपका क्या करती है, द्रव को विस्थापित करती है। यानी कि आपका प्लवन ये कहता है कि जब कोई वस्तु आपके पानी पर तैर रही होती है, संतुलित अवस्था में होती है, मतलब ना तो वो डूब ही रही है ना वो तैर रही है, कि संतुलित अवस्था में होती है, तो उस स्थिति में वो अपने भार के बराबर द्रव है या अपने भार के बराबर जगह है, उसको क्या करती है, विस्थापित करती है, एक प्रकार से धक्का लगाती है। आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हो। मान लीजिए आपका ये पानी है, ठीक है, पानी आपने भरा है। अगर आपने देखा होगा पानी के अंदर हमने कुछ और चीज डाल दी तो आपने देखा होगा कि पानी का लेवल बढ़ता है नहीं बढ़ता है। मान लीजिए पानी भरा हुआ है किसी पात्र में, अगर हमने उसके अंदर कुछ चीज डाल दी, ठीक है, कुछ चीज हमने डाल दी, पत्थर डाल दिया, तो इसका जो वाटर लेवल है वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, सीधी सी बात है बढ़ेगा। मतलब क्या होता है कि अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट है वो आपके संतुलित अवस्था में है, तो उस स्थिति में आपका वो अगर उसको डाला जाता है, आपका संतुलित अवस्था में है, तो वो आपके जो जितना द्रव आपका विस्थापित होता है वो उसके भार के यानी कि वेट के बराबर होता है। तो ये आपका था प्लवन का नियम। चलिए उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे पृष्ठ तनाव क्या होता है, घनत्व क्या होता है, कैसे ज्ञात किए जाते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे केशिकत्व, श्यानता, बर्नौली, और उनको कोशिश करेंगे आज की वीडियो में खत्म हो जाए। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और फिर हम आगे क्लासेस में उसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आपके डेंसिटी यानी घनत्व के बारे में, और यहाँ भी आपके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं घनत्व क्या होता है और घनत्व से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं डेंसिटी से, उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं घनत्व यानी कि डेंसिटी की, ठीक है, घनत्व यानी कि डेंसिटी, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो घनत्व होता है, उसको हम ज्ञात कैसे करते हैं। तो घनत्व का मतलब होता है कि एकांक आयतन पर आपका जो लगने वाला द्रव्यमान होता है उसे हम बोलते हैं घनत्व। यानी कि घनत्व जो होता है, डेंसिटी होती है डी, वो आपका होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। द्रव्यमान बटे आयतन होता है यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, इसके बराबर होता है। अब बात करते हैं इसकी ऐसा यूनिट की, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा। तो देखिए द्रव्यमान होता है उसको मापते हैं किलोग्राम में, ठीक है, और आयतन होता है, आयतन को मापते हैं मीटर क्यूब में। तो इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो घनत्व के बारे में आपको पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि जो घनत्व होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, इसकी जो यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर क्यूब, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व की, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी की। तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी यानी कि आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व। तो देखिए अगर हम किसी भी वस्तु का, वो किसी भी अगर पदार्थ का, अगर हम किसी भी पदार्थ का घनत्व है अगर पानी के सापेक्ष निकालते हैं, है ना, तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी यानी कि आपेक्षिक घनत्व। यानी कि आपेक्षिक घनत्व जो होता है ना वो किसके बराबर होता है कि नीचे तो आप रख दो क्या, पानी का घनत्व, क्या, पानी का घनत्व, और किस पदार्थ का हम ज्ञात करना चाहते हैं यानी कि जिस द्रव का निकालना चाहते हैं, यानी कि पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व। तो यहां पर इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, यानी कि आपका जो भी पदार्थ दिया है उसका डेंसिटी बटे वाटर की डेंसिटी, ये आपको ध्यान रखना, नीचे वाटर की डेंसिटी आती है और दोनों का रेशियो होता है, दोनों का अनुपात होता है, उसे हम बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व। और यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, ठीक है, कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है कि निम्न में से किसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो ध्यान रखना है कि आपेक्षिक घनत्व की यानी कि आपका रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये भी घनत्व है तो घनत्व का मात्रा किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया, और ये भी एक प्रकार से घनत्व है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया, तो दोनों की यूनिट आपस में कट जाती है। इसलिए ध्यान रखना है कि आपका रिलेटिव डेंसिटी एक आपका मात्रकहीन राशि होती है, यूनिट लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपके आपेक्षिक घनत्व यानी कि आपका रिलेटिव डेंसिटी की कोई आपका यूनिट नहीं होती है।
अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर छोटे से गिव अवे की। मुझे पता है कि वीडियो को एंड तक बहुत सारे कम लोग देखते हैं, इसलिए मैं अब जाकर आपको एक चीज बता रहा हूं। आपको स्क्रीन पर एक कोड दिखाई दे रहा है, ये टेक्स्ट बुक का है। इस कोड को आपको जाना है और textbook.com पर आपको परचेज जहां पे करेंगे 1 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल जाएगा। जैसे आप टेक्स्ट बुक पर जो परचेज करते हैं, ठीक है, सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं 1 महीने का जो सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, वहां पर आपको ये जो कोड है, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसको आप चिपका सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया आपको नहीं देना पड़ेगा। वैसे आपको ये 149 का है, शायद 140 या 149 का ये आपका 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी एक लकी यूजर को आपको मिल सकता है। स्क्रीन पर आपको कोड दिखाया जा रहा है, इसको आप जाइएगा, 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे, यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी के बारे में और कौन से क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए अब देखिए रिलेटिव डेंसिटी के बारे में आपको अगला प्रश्न है कि रिलेटिव डेंसिटी है इसको किस उपकरण से मापते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी को मापते हैं आपका हाइड्रोमीटर से। किससे? हाइड्रोमीटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रिलेटिव डेंसिटी होती है, इसको आपके हाइड्रोमीटर से मेजरमेंट किया जाता है। ये प्रश्न आपके बहुत बार पूछा गया है आपका कि रिलेटिव डेंसिटी होती है, इसको कैसे मापते हैं। तो ध्यान रखना है, डेंसिटी हो चाहे रिलेटिव डेंसिटी हो, दोनों को आपको हाइड्रोमीटर उपकरण से मापते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपको बता रहा हूं। देखिए आपको ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब आपका कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, तो अगर वो तैरना नहीं जानता है तो लोग उसको नदी के बजाय समुद्र में तैरने की सलाह क्यों देते हैं, ठीक है। और आपसे ये प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है। और ये प्रश्न इस प्रकार से भी आपसे पूछ सकता है कि जब कोई आपका शिप है या आप नाव मान लीजिए, आपका याच है चाहे शिप है, अगर वो नदी में से आपके समुद्र में प्रवेश कर रहा है, मतलब रिवर से और सी में या ओशियन में जा रहा है, तो बताइए उसकी जो स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों क्वेश्चंस है, इनका मैं आपको बेहतरीन तरीके से जवाब देता हूं। देखिए पहला हम बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति है वो आपके तैरना नहीं जानता, तो वो आपके जब कोई व्यक्ति होता है वो तैरना नहीं जानता, तो उसको ये सलाह क्यों दी जाती है कि वो नदी की बजाय समुद्र में तैरे। इसलिए क्योंकि समुद्र होता है, उसकी डेंसिटी होती है बहुत ही क्या होती है, कम होती है, ठीक है। आपका समुद्र होता है, समुद्र, ठीक है, वो समुद्र की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, समुद्र की डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। और जब हम तैरेंगे तो हमारे सापेक्ष उसकी डेंसिटी में फर्क है। इसलिए मैंने आपको ये बताया था कि हल्की चीजें जो होती हैं, ठीक है, जिसका डेंसिटी जितना कम होता है वो वस्तु उतनी ही आसानी से तैर पाती है। तो आपका समुद्र होता है, उसका डेंसिटी मतलब समुद्र घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए जब हम तैरते हैं तो हमारा घनत्व तो कम है ही, लेकिन समुद्र का ज्यादा है, इसलिए समुद्र में हम आसानी से तैर सकते हैं, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, मैं पानी भी लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन उसके बारे में सोचिए, है ना। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको मिल गया कि आपको समुद्र में तैरने की सलाह क्यों दी जाती है नदी की तुलना में, क्योंकि समुद्र का डेंसिटी होता है वो ज्यादा आपका ज्यादा होता है, अधिक होता है, इस वजह से वहां पर तैरना आसान होता है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है आपका बहुत इंपॉर्टेंट कि मान लीजिए आपकी कोई जहाज है या कोई शिप है, ठीक है, शिप है या नाव है, वो आपके नदी से समुद्र के अंदर जा रही है, ठीक है, ध्यान रखना, नदी से समुद्र के अंदर जा रही है, यानी कि आपका रिवर से ओशियन में जा रही है। तो बताइए उसकी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो और ऑप्शन मैं आपको दूं तो ऑप्शन ऐसे हैं कि वस्तु वो आपके जो नाव है या याच है पहले से ज्यादा ऊंचा उठ जाएगा, पहले से नीचा उठ जाएगा, पानी में डूब जाएगा, या पहले के समान रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि समुद्र में क्या होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर तैरना आसान होता है। इसलिए जब कोई आपका नाव है या आपका शिप है, याच है, अगर वो नदी से समुद्र के अंदर जाता है तो उसका जो स्तर है वो और ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। नदी में आपका शिप है पानी के अंदर ज्यादा रहता है, लेकिन आपका ओशियन के अंदर, समुद्र के अंदर जो आपका याच होता है वो आपका वाटर लेवल से थोड़ा सा ऊपर रहता है नदी की तुलना में। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और एक प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है, देखिए कौन सा प्रश्न अच्छा है कि आपसे पूछा जाता है कि आपका मान लीजिए आपका कोई लिक्विड है, ठीक है, ये आपका कोई लिक्विड है, अगर मान लीजिए ये पानी भरा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये जो प्रश्न है ना बहुत बार आया हुआ है और आप कंफ्यूज हो जाते हो।
ये आपका कोई लिक्विड है, इसके अंदर मान लीजिए पानी भरा हुआ है। अगर मैंने इसके अंदर बर्फ के कुछ टुकड़े डाल दिए, कुछ बर्फ डाल दी, तो आपसे पूछा जाता है कि जब बर्फ के टुकड़े आपके पिघल जाएंगे तो बताइए बर्फ के टुकड़े अगर पिघल जाएंगे तो इसके वाटर लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका जो स्तर है जल स्तर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बर्फ पिघलने के बाद क्या इसका वाटर लेवल बढ़ेगा, क्या वाटर लेवल घटेगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। जब आपके बर्फ होती है ना, अगर बर्फ को मैंने पानी के अंदर डाल दिया तो जब आपकी बर्फ पिघलेगी तो ध्यान रखना है कि वाटर लेवल बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, जितना होता है उतना ही रहता है, चेंजेस बिल्कुल भी नहीं होता। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब आप बर्फ को पानी के अंदर डाल दिया और बर्फ जब पिघल जाती है तो उसका वाटर लेवल होता है सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता। इसके बारे में बात करते हैं कि जब आपका कोई बर्फ होती है उसको हमने पानी के अंदर डाल दिया जाता है, तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए आपका बर्फ अगर हमने पानी के अंदर डाला तो उसका कितना प्रतिशत भाग है वो आपके डूबा रहता है और कितना प्रतिशत भाग पानी के ऊपर है। मान लीजिए मैंने ये आपके बर्फ डाल रखी है पानी के अंदर, तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसका कितना प्रतिशत भाग पानी के अंदर है और कितना प्रतिशत भाग इसके ऊपर रहता है। तो ध्यान रखना है कि जब किसी बर्फ को पानी के अंदर डाला जाता है ना, उसका केवल 1/10 यानी कि आपका 10% भाग ऊपर की ओर रहता है, बल्कि 9/10 यानी कि 90% भाग आपके पानी के अंदर डूबा रहता है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और आज का वीडियो हो गया है, ठीक है। और कर लेते हैं, अभी 26 मिनट का हुआ है और इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम अब पढ़ लेते हैं आपका जो पृष्ठ तनाव है उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आशा करता हूं ये चीज आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। जो प्रश्न है बहुत अच्छा है कि आपका जो बर्फ है उसको पानी के अंदर डालते हैं तो पानी का कितना प्रतिशत भाग आपका वो बर्फ का कितना प्रतिशत भाग पानी के ऊपर रहता है और कितना प्रतिशत भाग पानी के अंदर डूबा रहता है। तो ध्यान रखना 10% भाग तो आपका ऊपर तैरता रहता है और 90% भाग होता है वो आपके पानी के अंदर डूबा रहता है, ठीक है। आप चलिए उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और फिर मैं आपको अगला यानी कि आपका पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन है, इसके बारे में बताता हूं कि सरफेस टेंशन होता क्या है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सरफेस टेंशन के ऊपर और उससे भी आपके प्रश्न होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके आते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पृष्ठ तनाव के ऊपर यानी कि सरफेस टेंशन के ऊपर कि सरफेस टेंशन क्या होती है और इससे आपके कौन कौन से प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के ऊपर, ठीक है। पृष्ठ तनाव यानी कि आपका सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। तो देखिए होता क्या है कि आपका पृष्ठ तनाव का मतलब होता है कि आपका जब कोई लिक्विड होता है उसको जब हम किसी पात्र के अंदर रखते हैं ना, मान लीजिए आपका पात्र है, अगर इसके अंदर किसी लिक्विड को हमने रख दिया ना तो इसकी सतह पर, ठीक है, यानी कि इसकी सतह पर ये सतह जो होती है ना इनके ऊपर एक प्रकार का तनाव मतलब खिंचाव बल लगता है, तनाव बल खिंचाव बल लगता है। और ये जो तनाव बल खिंचाव बल होता है वो क्या करता है, इनका सतही क्षेत्रफल है मतलब इनका जो सरफेस एरिया है उसको कम करने का प्रयास करता है। मतलब वो ये चाहता है कि इनका जो क्षेत्रफल है सतही क्षेत्रफल वो कम से कम रहे, ठीक है, मतलब मिनिमम से मिनिमम रहे जिसपे हम रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है जिसको हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव, यानी कि पृष्ठ तनाव वह प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से कोई आपका कोई द्रव होता है वो अपना सतही क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया मिनिमम रखने का गुण रखता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का वो होता है एकांक लंबाई पर लगने वाला फोर्स, यानी कि आपका लंबाई बटे बल, ठीक है, लंबाई बटे बल यानी कि फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। और इसका मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इसका मात्रक जो होता है पृष्ठ तनाव का सरफेस टेंशन का वो होता है न्यूटन पर मीटर। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपके बनते हैं, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए पहली बात तो ये अगर हम द्रव का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बताइए पृष्ठ तनाव पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर हम ये पहला प्रश्न तो ये है अगर हमने इसका टेम्परेचर है वो अगर इंक्रीज कर दिया तो बताइए सरफेस टेंशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए होता क्या है कि अगर हम द्रव का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनके कणों में जो गतिज ऊर्जा है ना
वो ज्यादा हो जाएगी। और जब कणों में गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है कण दूर दूर भगने की कोशिश करेंगे। और जबकि सरफेस टेंशन है वो क्या होता है भाई, कण पास पास आने चाहिए, सतही क्षेत्रफल कम से कम हो। तो ध्यान रखना कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते ना किसी भी लिक्विड का तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, घट जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न सरफेस टेंशन के ऊपर कि आपके बारिश की जो बूंदें होती हैं उनका आकार गोल क्यों होता है, वाई, है ना। बारिश की जो बूंद होती है, रेन की जो बॉल होती है, बारिश की बूंदें, उनका आकार आपका गोल क्यों होता है? तो उनका आकार गोल इसलिए होता है क्योंकि आपका देखिए जो सरफेस टेंशन होता है वो ये कहता है कि हम किसी भी द्रव है उसका सरफेस जो एरिया है, मतलब आपका सतही क्षेत्रफल, वो मिनिमम रखना चाहते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि आपका देखिए चाहे आप वर्ग बना लो, त्रिभुज बना लो, पंचभुज बना लो, सबसे छोटा जो आपका आकार पॉसिबल है वो एक वृत्त है, ठीक है। ध्यान रखना है कि वृत्त पॉसिबल है जिसका सरफेस मतलब जिसका सतही क्षेत्रफल सबसे कम होता है, तो ऐसी आकृति वृत्त ही होती है, मतलब गोला ही होती है। इसलिए आपकी जो वर्षा की बूंद होती है उनका आकार हमेशा गोला ही होता है। इसके अलावा मान लीजिए आपने किसी भी आपका मान लीजिए कोई सतह है, मान लीजिए आपका कांच है, कोई भी है आपकी चीज है, अगर उसको बूंद आपने डाल दी, किसी भी चीज की बूंद अगर आपने डाल दी ना पानी की द्रव की, तो वो हमेशा गोल ही रहती है, गोल रहने का प्रयास करती है, ना कि आपकी कोई चपटी आयत वृत्त वर्ग के रूप में नहीं होती है, ठीक है। वो आपके गोलाकार रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपना सरफेस मतलब एरिया जो है, देखिए इनका आप एरिया देखिए, सरफेस एरिया देखिए ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, गोले का देखिए कितना सा है, ठीक है। इसलिए ये क्या करती है, आपका जो सतही क्षेत्रफल है मतलब सरफेस एरिया है उसको कम से कम रखने का प्रयास करती है, ठीक है। इसलिए आपके ये जो आपके इसके ऊपर एग्जांपल है इसके ऊपर लागू होता है। इसके अलावा आपके जो साबुन के जो आपके बुलबुले होते हैं वो आपके बड़े क्यों होते हैं, ये भी आपके सरफेस टेंशन की वजह से ही होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आपका पूछेगा ये नहीं कि आपका क्यों होते हैं, प्रश्न ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सा आपका जो स्टेटमेंट है वो आपके पृष्ठ तनाव से रिलेटेड है, मतलब किसकी वजह से होता है, बस ये पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। पहला कि आपका देखिए वर्षा की जो बूंद होती है उसका आकार गोल क्यों होता है, इसकी वजह से। दूसरा आपके जो जब हम कपड़े धोते हैं तो साबुन के जो घोल होते हैं, जो गुब्बारे होते हैं बुलबुले, वो बड़े क्यों होते हैं, ठीक है, वो इसी वजह से बड़े होते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से। इसके अलावा आपकी जो लहर होती है, ठीक है, समुद्र में जो लहर निकल के आती हैं, ठीक है, वेव जो होते हैं तरंगे, उनको आपको कम करने के लिए, शांत करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि तेल डाला जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है, तेल क्यों डाला जाता है, तो ध्यान रखना सरफेस टेंशन के लिए, ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण उसको कम करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ठीक है, कौन सी चीज की, आप जल की सतह पर धूल चिकनाई अगर ज्यादा हो जाती है तो बताओ सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका द्रव है, द्रव अगर उसकी सतह पर मिट्टी लग रही है या कोई चिकनाई लग रही है तो बताइए उसके सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान रखना उसका सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसके अलावा अगर हम उस द्रव के अंदर अगर हम नमक डाल दें, ठीक है, यानी कि हमने सोडियम क्लोराइड डाल दिया आपके जो लिक्विड है उसके अंदर, तो बताइए पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान रखना कि पृष्ठ तनाव है वो आपका बढ़ जाएगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर एक दो चीज है वो भी आपको ध्यान रखनी है, कौन सी, देखिए एक दो चीज है वो आपको बताओ, देखिए यहां पर, ठीक है, देखिए इसके एग्जांपल और भी हैं दो चार, ठीक है, वो भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है। जब हम पेंटिंग करते हैं, मान लीजिए आपके पेंटिंग होती है, जैसे हम सफेदी भी करते हैं, दिवाली का सीजन आ रहा है तो हम सफेदी करते हैं, तो ब्रश को जब हम रख देते हैं तो आपने देखा होगा कि ब्रश को जब हम रखते हैं तो बिना धोए हुए, तो ब्रश के जो आपके ब्रश के जो कण हैं वो पास पास क्यों आ जाते हैं, वो इसलिए सरफेस टेंशन की वजह से ही आपके आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके सारे जो एग्जाम्पल हैं वो इसी के आधार पर आपके हैं, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और आज का वीडियो है वो आपका इतना ही रखते हैं। कल हम देखेंगे आपका श्यानता क्या होती है, बर्नौली और आपका काइनेटिक थ्योरी है उनके बारे में देखेंगे, और ये आपका जो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है वही चल रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि दिवाली से पहले हमारी जो फैमिली है उसको 50,000 की फैमिली करा दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इतनी मेहनत करते हैं गाइस, वीडियोस को आप डेली देखा कीजिए, आप हमारे लिए मोटिवेशन हो, ठीक, आपके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चला रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, जय हिंद जय भारत।